नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, हमने समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियों में 3 विधियां कंप्लीट कर ली। परावर्तन द्वारा, उसमें मैंने आपको बता दिया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्टर का नियम ध्यान रखिएगा। दूसरा अपवर्तन द्वारा, नो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। द्विअपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा में यूं समझिए आप कि आई थिंक निकोल पिज आप देख लेना, कभी सिलेबस में रह जाता है। और फिर ये जो लेक्चर जा रहे हैं ये दोनों के लिए जा रहे हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम और आरबीएसई हिंदी मीडियम और अदर जो स्टेट की बोर्ड है उन सब के लिए बन रहा है ये वीडियो। तो इसमें अब जैसे मान लो आरबीएसई में निकोल पेज में हटा दिया तो जरूरी नहीं दूसरे बोर्ड में भी हटा दिया, इसलिए मैंने निकोल पेज करा दिया। अब 4th मेथड आएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में द्विवर्णता द्वारा, है ना सर। आई थिंक डाइक्रोमेटिक कहते हैं इसको, जो भी है, मेरे को तो यही ध्यान आ रहा है। पहले सब द्विवर्णता क्या है उसको समझ लें, फिर उसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करेंगे। इसमें से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन निकल जाता है। ध्रुवण वैसे तो टोटली इजी है, ध्रुवण में ज्यादा दिक्कत कहीं भी नहीं है ना। द्विवर्णता किसे कहते हैं पहले इसकी बात करें। जब अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन पर आपतित किया जाता है तो द्विअपवर्तन के कारण प्रकाश ई किरण व ओ किरण में विभाजित हो जाता है। द्विअपवर्तन की घटना अपन ने पढ़ रखी है, लेकिन टूरमेलिन में यह योग्यता है कि टूरमेलिन उन्हीं विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों को स्वयं में से गुजरने देता है जो प्रकाशी कक्ष का दूसरा नाम है ध्रुवण दिशा, है ना सर। तो जो प्रकाशी कक्ष या ध्रुवण दिशा के समांतर हो, प्रकाशिक अक्ष से अन्य कोण पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन टूरमेलिन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित या वर्ण कर लिए जाते हैं। इसलिए घटना को द्विवर्णता कहते हैं, है ना। वह क्रिस्टल को द्विवर्णक कहते हैं। तो सब टूरमेलिन में से वही विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन गुजर पाएगा जो प्रकाशी कक्ष के समांतर होगा। प्रकाशी कक्ष से अन्य कोण पर जो भी विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन प्रकाश में उपस्थित है, टूरमेलिन उसको स्वतः वर्ण या अवशोषित कर लेगा, है ना। यही घटना द्विवर्णता कहलाती। एक बार और सुन ले, है ना। जब अद्वित प्रकाश टूरमेलिन पर आपतित किया जाता है तो द्विअपवर्तन के कारण ई किरण व ओ किरण में उसका विभाजन हो जाता है। टूरमेलिन उसी विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन को गुजरने देता है जो प्रकाशी कक्ष मतलब ध्रुवण दिशा के समांतर हो। अन्य कोण पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन क्रिस्टल द्वारा स्वतः अवशोषित कर लिए जाते हैं, स्वतः वर्ण कर लिए जाते हैं। इससे घटना को द्विवर्णता कहते हैं। अब ये सब कैसे होता है साहब, उसको एक छोटे से चित्र से आप समझें, है ना। एक छोटा सा चित्र इसको समझाने के लिए बना देता हूं मैं, ज्यादा लंबा चौड़ा काम अपन नहीं कर रहे। ये सब द्विवर्णक है ना। इसमें ये मैंने दिखा दी प्रकाशी कक्ष बोर्ड के या पृष्ठ के तल के लंबवत। ये सब प्रकाशी कक्ष हैं क्रिस्टल में जो पृष्ठ के तल के लंबवत दर्शाई जा रही। अब इस पर अपन
अद्वित प्रकाश को आपतित करते हैं, है ना। अभी मैं आपको पूरी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं तो आपको द्विवर्णता क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सब अपन ये प्रकाश डाल रहे हैं, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, है ना। ये अद्वित प्रकाश को अपन ने आपतित किया, अद्वित प्रकाश सिंबल से अब आप समझ ही जाते हो। ये अद्वित प्रकाश का ही सिंबल है। ये सब प्रकाशिक अक्ष हैं, है ना, प्रकाशिक अक्ष। और ये द्विवर्णक है जो इस घटना को अंजाम देता है, ठीक है। अब यह अद्वित प्रकाश क्रिस्टल में प्रवेश कर रहा है तो देखो, अब जो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर है वो तो पास होगा, और जो अन्य है अन्य दिशा में वह स्वतः अवशोषित हो जाएगा। वो देखो आप, जो प्रकाशिक अक्ष से किसी अन्य कोण पर था वो स्वतः अवशोषित हो गया, और जो बाहर निकल के आया वो वही निकल के आया जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर है। तो ये जो चित्र है ये इस बात को दर्शाता है कि जो निर्गत प्रकाश है वो समतल ध्रुवित होगा, है ना, क्योंकि अन्य विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन स्वतः क्रिस्टल द्वारा वर्ण कर लिए गए, अवशोषित कर लिए गए। तो इस घटना को कहते हैं द्विवर्णता। अब आ जाइए सब, इस घटना पर आधारित युक्ति का नाम पोलराइट, बहुत पॉपुलर है, आपने चश्मों में सुना होगा, कैमरों में इसका नाम सुना होगा। पोलराइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, और ये एक व्यवस्था है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की। अब द्विवर्णता के सिद्धांत पर इसकी कार्यप्रणाली है या इसका कार्यविधि द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसकी एक खासियत ने सब बातों को पीछे छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत चीप यानी सस्ता है। तो इसलिए पोलराइड में हम द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है या युक्ति है जो भी, वो बाद में बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं, यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व्यापारिक विधि है ना। तो ये पहले बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से समतल ध्रुवित प्रकाश प्रचलित हो पाया और आसानी से प्राप्त हो गया। आपको जैसे धूप का चश्मा है, 50-100 रुपए के भी धूप के चश्मे मिल जाएंगे। पोलराइड एक फिल्म है, उसको चिपका दो प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के, उस पे लेंस पे चिपका दो, कांच पे चिपका दो, है ना। पोलराइड एक पतली सी फिल्म को कहते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे कार वगैरह है, कार की खिड़की वगैरह या जो खिड़कियों दरवाजे वगैरह में चिपकाते हैं। ऐसे आपने वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनर बस देखिए, हवाई जहाज है, ट्रेन है, या कोई शोरूम पे जाते हो तो वहां सब जगह एक फिल्म आपको कांच पर चिपकी हुई दिखेगी, बहुत महीन या बारीक फिल्म होती है, उसी को कहते हैं पोलराइड। ये ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, सस्ती पड़ती है। इसलिए अपन यूं कहते हैं पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है, ऐसा इसको बोलते हैं, जिसकी कार्यप्रणाली द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है सर। अब पोलराइड को बनाने की विधि है ना, तो बनाने की विधि में मैं से थ्योरेटिकली बता देता हूं आपको। पोलराइड बनाने की विधि है ना, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है पोलराइड बनाने की विधि, है ना। तो छोटे से 2 विधियां, 2 में से एक सुना देता हूं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पोलराइड बनाने के लिए
कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट है ना। अब मैं इतना नहीं जानता, मैं तो जैसा किताबों में लिखा हुआ है उसको ही बोलता हूं, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री का काम है। हर्पेथाइट ये कार्बनिक यौगिक है ना। इसका दूसरा नाम बताते हैं कुनेन का आयोडोसल्फेट, ऐसा भी बोलते हैं है ना। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये केमिस्ट्री का काम है, तो मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कि कुनेन का आयोडोसल्फेट क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है साहब। तो सब कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट यानी कुनेन के आयोडोसल्फेट को बारीक पीसकर क्रिस्टलों में विभाजित कर देते हैं, मतलब बारीक पीसकर छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। अब उनको क्रिस्टल ही बोलेंगे अपन, है ना। इन क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज, है ना, ये भी लिख देता हूं, सेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर इन क्रिस्टलों को जो हर्पेथाइट के इस प्रकार फैला देते हैं कि क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें समांतर हों, जैसे यहां बता रखा है। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, बस हर्पेथाइट कार्बनिक यौगिक लेना है, उसको पीसना है बारीक क्रिस्टलों में, है ना, और बारीक क्रिस्टलों में पीसकर उससे नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर इस प्रकार से फैला देना है कि क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें समांतर हों। ये सब मुलायम व लचीली सी एक पतली फिल्म होती है, जिससे दृढ़ रूप प्रदान करने के लिए हम इसको कांच की या कोई मोटी शीट प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट शीटों पर इसको चढ़ाकर और दृढ़ रूप प्रदान कर देते हैं। ये बन गया पोलराइड, है ना। एक आयोडीन से भी बनाते हैं, है ना, तो वो तरीके हैं, है ना। तो सब ये सिंपल सा इसको बनाने का तरीका है, तो इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, इससे स्वाभाविक ये सस्ता ही उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। कैसे क्या होता है सब इसमें, तो मैं उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। ये अपन ने जैसे पोलराइड को ड्रॉ कर दिया एक, ये डबल साइड से, इसमें ये प्रकाशिक अक्षें शो कर देते हैं, ये प्रकाशिक अक्षें, है ना। प्रकाशिक अक्ष मैंने आपको पहले ही बताया काल्पनिक फेनोमिना है, उसे हम प्रकाशिक अक्ष कहते हैं जिसके समांतर विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन गुजरता हो, अन्य विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन ही रोक लेता है ना। तो सब अब इसमें से अपन ने ये सब इसमें अद्वित प्रकाश आपतित किया, ये अद्वित प्रकाश आपतित किया, ठीक है ना। ये अध्रुवित प्रकाश, अब तो सिंबल से आप पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। ये अध्रुवित प्रकाश इसमें से ये इस पर आपतित किया गया, है ना। जो प्रकाशी कक्ष के समांतर विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन होगा वो गुजर जाएगा और बाकी विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन यह अवशोषित कर लेगा। यह आपको स्वाभाविक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये जो मैंने गोले में दिखाया है ये पोलराइड को दर्शाने का तरीका, या पोलराइड को इस तरह से दर्शाया है मैंने, है ना। तो ये पोलराइड है। तो सब पोलराइड की एक सिंपल कार्य प्रणाली भी आपको दिखा दी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। इन क्रिस्टलों की भांति अब सब, जैसे मैंने आपको शुरू में इस ध्रुवण शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि कैल्साइट क्रिस्टल है, टूरमेलिन क्रिस्टल है, आइसलैंड स्पार है, क्वार्ट्ज है, निकोल प्रिज्म, तो पोलराइड भी सामने आ गया, है ना। तो सब अन्य क्रिस्टलों की भांति पोलराइड भी दोनों काम करता है। दोनों काम करता है का मतलब ये ध्रुवक का भी काम करता है। ध्रुवक उससे कहते हैं जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में रूपांतरित कर दे, है ना।
तो ये ध्रुवक का भी काम करता है और विश्लेषक का भी काम करता है। विश्लेषक उसे कहते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने का कार्य करता है। तो सब पोलरिटी का इस्तेमाल हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी ध्रुवक के रूप में भी और विश्लेषक के रूप में भी। ठीक है, इसकी दो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो समांतर व्यवस्था है ना, समांतर व्यवस्था। समांतर व्यवस्था किसे कहते हैं साहब? ये एक तो बनाया मैंने ध्रुवक, पहले मैं बना देता हूं विश्लेषक, है ना, ये वही डबल दीवार में दिखा देता हूं, और एक बना देता हूं मैं ध्रुवक, थोड़ा छोटे बड़े जैसे भी हो रहे हैं, है ना। समांतर व्यवस्था में ध्रुवक और विश्लेषक दोनों की प्रकाशीय कक्षें समांतर होती हैं, है ना। दिखा देता हूं, सब दोनों की प्रकाशीय कक्षें समांतर। ये सब प्रकाशीय कक्ष, दोनों की प्रकाशीय कक्ष समांतर, है ना। बीच में कॉमन भी दिखाना पड़ेगा, सब कॉमन एरिया दिखा देते हैं। ये कॉमन है ना, ये कॉमन। अब ये प्रकाशीय कक्ष क्योंकि बैक में दिखा रही है, पीछे से दिखा रहे हैं इसे, ये तो है इधर वाला तो ध्रुवक। अब वो विश्लेषक है, दोनों की प्रकाशीय कक्षें समांतर है। जब दोनों की प्रकाशीय कक्षें समांतर हैं तो जो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन ध्रुवक से गुजर जाएगा वो विश्लेषक से भी गुजर जाएगा, है ना साहब। तो सब यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों की प्रकाशीय कक्षें समांतर होती हैं तो निर्गत प्रकाश उच्च तीव्रता का होता है। तो स्वाभाविक है उच्च तीव्रता का होगा ही, क्योंकि वह विश्लेषक से भी, ध्रुवक से भी गुजर गया और विश्लेषक से भी गुजर गया, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता उच्च होगी। यानी इस समय I इज इक्वल टू I मैक्सिमम, उच्च तीव्रता का निर्गत प्रकाश दिखेगा किसमें? समांतर व्यवस्था में। अब इसके पैरेलल ही मैं इधर समझा देता हूं आपको, है ना। इसके पैरेलल यहां ले लेते हैं क्रोशित व्यवस्था। चलो यहीं ले लेते हैं क्रोशित व्यवस्था। क्रोशित व्यवस्था में ध्रुवक तथा विश्लेषक की ध्रुवण दिशाएं यानी प्रकाशीय कक्ष परस्पर लंबवत होती है। इसी के पैरेलल बना देता हूं मैं, है ना। तो पहले विश्लेषक, अभी नाम लिख दूंगा मैं ना, और फिर बना देते हैं ये ध्रुवक, ये ध्रुवक, है ना। अब क्रोशित व्यवस्था दिखा रहा हूं नीचे की तरफ, प्रकाशीय समांतर व्यवस्था मैंने ऊपर दिखा दी। क्रोशित व्यवस्था में क्या होता है साहब? ये देखो, दोनों की प्रकाशीय कक्षें परस्पर लंबवत हो जाएंगी। ये देखिए, अब मैं नाम भी लिख दूंगा एक साथ, पहले नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ये तो ध्रुवक की प्रकाशिक अक्ष है। अब विश्लेषक की दिखा दो, अब विश्लेषक की अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। ये विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष है। अब इस केस में क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन ध्रुवक से गुजर गया वो विश्लेषक से पास नहीं हो पाएगा। अब मैं पहले नाम लिख दूं, ये तो मैंने दिखाया, ध्रुवक को दिखाया जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में चेंज कर देता है,
और ये प्रकाश के समतल ध्रुवित होने की जांच करता है। इसे एनालाइजर यानी विश्लेषक कहते हैं। क्लियर सब है ना? विश्लेषक को मैंने इसीलिए ऊपर रखा। अब इसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 होती है। कारण है कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन ध्रुवक ने गुजरने दिया, विश्लेषक उसको नहीं गुजरने देगा, क्योंकि वह विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन विश्लेषक से 90, विश्लेषक की प्रकाशीय कक्षों के 90 डिग्री पर आ जाएगा। ये सब प्रकाशीय कक्षें एक जगह ये भी शो कर देता हूं, ये सब प्रकाशीय कक्षें है ना? ये जो अपन दिखा रहे हैं ये सब प्रकाशीय कक्ष। तो सब हम जानते हैं द्विवर्णता में प्रकाशीय कक्ष के समांतर वाला ही विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन गुजर पाएगा, अन्य इसमें से नहीं गुजर सकेंगे। तो सब अन्य क्रिस्टलों की भांति पोलरॉइड भी ध्रुवक और विश्लेषक का काम करता है। इसकी दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, एक समांतर व्यवस्था और एक क्रोशित व्यवस्था, ए और बी। दोनों में मैंने आपको सारी बात बताई दी। अब इसमें सब आता है मेलस का नियम। मेलस का नियम इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेलस का नियम है ना, यह महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक तो ब्रूस्टर का नियम है और ब्रूस्टर के नियम के बाद मेलस का नियम है। तो क्या एक्चुअली क्या है, ध्रुवण में से क्वेश्चन तो बैठता है ना, लेकिन अब ध्रुवण में से क्वेश्चन बैठता है तो कोई बड़ा क्वेश्चन तो इसमें से अपने को दिखता ही नहीं। अगर निकोल प्रिज्म नहीं है सिलेबस में तो फिर स्वाभाविक है कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। तो ध्रुवण में से आता है तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में यही निकलते हैं, यही छोटी छोटी बातें निकल के बाहर आती हैं, है ना। मेलस का नियम पोलरॉइड को विश्लेषक और ध्रुवक मानकर दिया गया है। यानी जब आप ध्रुवक के रूप में और पोलरॉइड विश्लेषक के रूप में पोलरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय मेलस का नियम दिखा गया है या मेलस का नियम लागू है। हालांकि मैंने देखा है कि अगर पोलरॉइड नहीं भी होता तो लगा देते हैं इसका नियम, मेलस का नियम। अब क्यों लगा देते हैं, कैसे लगा देते हैं, लेकिन बुक्स में तो यही है कि मेलस का नियम पोलरॉइड को विश्लेषक व ध्रुवक मानकर दिया गया है। नियम बिल्कुल सिंपल है। मेलस के नियम अनुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई, विश्लेषक व ध्रुवक के प्रकाशिक अक्ष या ध्रुवण दिशाओं के मध्य कोण थीटा की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है या के अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा सुन लें। मेलस के नियम अनुसार यदि ध्रुवक और विश्लेषक या पोलरॉइड को हम ध्रुवक और विश्लेषक के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई, ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों, और प्रकाशिक अक्षों का दूसरा नाम क्या है, ध्रुवण दिशाओं। तो ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों या ध्रुवण दिशाओं के मध्य कोण थीटा की कोज्या मतलब कोसाइन के वर्ग यानी कोस स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पे थीटा बिल्कुल क्लियर है। थीटा प्रकाशिक अक्षों के बीच का कोण है, यानी I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। ये सब मेलस का नियम है, ठीक है। यहां I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है ना, निर्गत
प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है ना। स्वाभाविक अधिकतम इसलिए है क्योंकि अपन आई के अधिकतम होने के लिए थीटा बराबर 0 मानेंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मानेंगे। तो मैंने जब आई 0 लिखा तो स्वाभाविक उस समय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। तो आई 0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। अब सब केस फर्स्ट है ना, समांतर व्यवस्था में, समांतर व्यवस्था में दोनों प्रकाशीय कक्षों के मध्य कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है साहब, इसलिए एक से I इज इक्वल टू आई 0 कोस 0 का स्क्वायर और कोस 0 1, यानी आई मैक्सिमम कितना आई 0। ये मैं आपको पहले लिखा चुका था कि समांतर व्यवस्था में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। अब आ जाओ केस सेकंड है ना, क्रॉसित व्यवस्था। क्रॉसित व्यवस्था में थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो 1 से अब आई मिनिमम और कोस 90 बराबर 0, ये अपन ने लिख ही रखा। तो सब मेलस का नियम पोलरॉइड को ध्रुवक व विश्लेषक मानकर दिए जाने वाला नियम है। ठीक है साहब, अब अपन इसको सत्यापित कर दें नियम को कि नियम सत्य है या नहीं है ना। तो सत्यापित करने में छोटा सा अपने को काम करना है, प्रूफ किसका, मेलस के नियम का। तो सब मेलस के नियम का प्रूफ दे देते, छोटे से में, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये सब अपन ने विश्लेषक दिखा दिया, थोड़ा सा अलग थलग से दिखाते हैं, ये विश्लेषक दिखा दिया, ये प्रकाशीय कक्षें हैं इससे ही है ना। ये सब हम इसको यहां पे थोड़ा सा यहां से काट दें ये, और यहां पर सीधी रेखा दूसरी रख दें, सीधी रेखा मानो आप, ये सब विश्लेषक। ठीक है, अब अपन ने एक विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन लिया जो प्रकाशीय कक्ष से थीटा कोण पर है। ठीक है ना, तो ये एक मैं विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन का आयाम दिखा देता हूं। ये सब विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन का आयाम a है और ये प्रकाशीय कक्ष से थीटा कोण पर है। इसका प्रकाशीय कक्ष की दिशा में घटक लें, दूसरा घटक लेने से तो कोई तंत्र नहीं है। प्रकाशीय कक्ष के अनुदिश इसका घटक देखें, पहले एक बार और सुना दूंगा सब बात अच्छी तरह से। ये लो सब, इसको यहां मूल में, ये है a कोस थीटा और ये घटक a साइन थीटा। तो घटक a साइन थीटा तो देखो पास हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रकाशीय कक्ष के लंबवत है। ये प्रकाशीय कक्ष है ना, प्रकाशिक अक्ष। तो सब माना विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन का आयाम स्मॉल a प्रकाशीय कक्ष से किसी कोण थीटा पर है या थीटा पर स्थित है। तो जो घटक a कोस थीटा प्रकाशीय कक्ष के समांतर है, वही
आयाम के रूप में पोलराइड से बाहर आ सकेगा, है ना। तो सब ये घटक यानी जो a cos थीटा है यही प्रकाशीय कक्ष के समांतर है, तो यही या इसी घटक को, विद्युत क्षेत्र सदिश के इसी घटक को प्रकाशीय कक्ष गुजरने देगी, है ना। अतः तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू आयाम का वर्ग, और जो आयाम निकल के आएगा वो दिखाई रखा है, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू a cos थीटा स्क्वायर, या अपन सिंपली कह दें I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी I बराबर k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब सब यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो I मैक्सिमम कितना के ए स्क्वायर यही रह जाएगा, और इसको अपन कह रहे हैं I0, है ना। तो इसी को I0 कह, इसलिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। और नियम में भी मैंने आपसे साफ कहा है कि सब विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशीय कक्ष यानी ध्रुवण दिशाओं के मध्य कोण थीटा की कोज्या के वर्ग यानी कोस स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। प्रूव हो गया सब। ये पोलराइड या ये मेलस का नियम। अब पोलराइड में लास्ट पोलराइड के उपयोग है ना। पोलराइड के उपयोग में सिंपल, एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना। हमने इससे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया, है ना। दूसरा, प्रकाश की तीव्रता के मापन में, प्रकाश की तीव्रता के मापन में, इसमें भी सब इसका उपयोग है। तीसरा है ना, कैमरे व धूप के चश्मों में, है ना, कैमरे व धूप के चश्मों में। अब इसके अलावा जैसे त्रिआयामी, है ना, त्रिआयामी का मतलब 3D, है ना, दृश्य देखने में, पिक्चर दृश्य देखने। अब फिल्म ही मानो आप, है ना, त्रिविम पिक्चरों को देखने में। और पांचवा वातानुकूलित खिड़की कोमा दरवाजों में, है ना। ये जितने भी आप एसी शोरूम वगैरह में जाते हैं या किसी कारवार में जब बैठते हैं आप, तो आप कभी गौर कीजिएगा। अब इससे तो मत करिएगा कि छील के देखें, कांच को छीलेंगे तो पोलराइड की फिल्म तो पतली सी होती, फट जाएगी। तो किसी की कार में ऐसा तो ना करें। बस गौर करके देखिए कि कार पर जो शीशा चढ़ा है वो सफेद नहीं दिखाई देता, जबकि दिखना तो सफेद ही चाहिए, क्योंकि अगर कांच ही है तो सफेद ही होना चाहिए, लेकिन सफेद नहीं होता, हल्का ग्रीन या अलग कलर, जो भी, ब्लैक भी हो सकता है। तो एक फिल्म चढ़ी होती है, जो फिल्म आपको दिख रही है वही पोलराइड है ना। पोलराइड, अब प्योर पोलराइड तो देखो बहुत महंगा, मतलब प्योर समतल ध्रुवित प्रकाश तो बहुत, मतलब धूप के चश्मे हैं 100 रुपए का भी आ जाता है, लाख का भी आता है ना। अब क्या डिफरेंस हो जाते होंगे, ठीक है, फ्रेम सोने का हो जाएगा,
2 लाख का हो जाएगा, चश्मा 3 का हो जाएगा। लेकिन फ्रेम के अलावा ग्लास की क्वालिटी पे भी और पोलराइड की क्वालिटी पर भी है ना, ये भी थोड़ी कि आप 100% समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड से प्राप्त कर लेते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे अपन मान लो कार है या कोई भी वातानुकूलित शोरूम है, अगर फिल्म नहीं चढ़ाएंगे तो उसका अंदर का एसी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर सनलाइट डायरेक्ट जाएगी। तो सनलाइट डायरेक्ट जाती है तो गर्मी पैदा करती है, तो हमारे घरों में भी करती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे फिल्म पर पोलराइड चढ़ा हुआ है तो अंदर जो प्रवेश करेगा वह कूल प्रकाश होगा, यानी चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा का बहुत सारा पार्ट अवशोषित हो जाएगा, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन एब्जॉर्ब होगी। केवल वही तो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन अंदर प्रवेश कर पाया जो प्रकाशीय कक्ष के समांतर था। तो कहने का मतलब प्रकाश की ऊर्जा में भी कमी हो जाती तो कूल हो जाता है। तो जहां भी हमें एसी वगैरह जैसे बात करते हैं वहां भी, है ना। तो सब ये तो आपके चौथी विधि। अब लास्ट वाली को छोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है, जब चारों कर ली तो, है ना। परकीर्णन द्वारा, ठीक है सर, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक विधि या लास्ट विधि बाई स्कैटरिंग, है ना। परकीर्णन द्वारा भी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है ना। तो परकीर्णन द्वारा, परकीर्णन द्वारा में पहले तो वही डिफाइन करना है सिंपल। जब प्रकाश कणों पर आपतित होता है तो नियमित दिशा में परावर्तित न होकर उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को परकीर्णन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल पर प्रकाश गिरेगा, यानी कण पर जब प्रकाश गिरेगा तो एक नियमित दिशा में परावर्तित न होकर उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का फैल जाना परकीर्णन कहलाता है। परकीर्णन की इस प्रक्रिया में जो परकीर्णित प्रकाश किरणें होती हैं वह आंशिक ध्रुवित होती हैं सभी, यानी परकीर्णन के बाद प्रकाश आंशिक ध्रुवित तो ही जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट हम सन की तरफ नहीं देख सकते, अध्रुवित प्रकाश, लेकिन किसी दीवार पर धूप को देख लेते हैं, जमीन पे धूप को देख लेते हैं, तो धूप हम अन्य रूप में तो देख लेते हैं, है ना। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से धूप नहीं देखते, या धूप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। अब धूप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते तो अध्रुवित है, इसलिए नहीं देख पाते, पर इनडायरेक्ट तो देख ही लेते। तो इनडायरेक्ट तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि या तो वह प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो चुका है ना, या समतल ध्रुवित हो चुका है। जैसे मैंने आपको परावर्तन में बताया कि आपतन कोण के एक निश्चित मान पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, उस कोण को अपन ध्रुवण कोण कहते हैं। लेकिन अगर मान लो आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर नहीं है तो आंशिक ध्रुवित तो है ही ना, परावर्तित प्रकाश किरण भी आंशिक ध्रुवित और अपवर्तित प्रकाश किरण भी आंशिक ध्रुवित। तो इसमें परकीर्णित प्रत्येक प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है, लेकिन आपतन की दिशा से 90 डिग्री पर अगर अपन देखें तो प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। जैसे ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल यानी कण, अब इस पर आपने प्रकाश डाला, परकीर्णित हुआ, ये इस पर अध्रुवित प्रकाश अपन ने डाला, है ना। ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित किया गया, है ना। ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित किया गया, ठीक है। अब परकीर्णन के बाद सभी परकीर्णित किरणें आंशिक ध्रुवित हैं, लेकिन आपतन की दिशा के 90 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री पर, है ना, ये 90 डिग्री पर प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। तो कहने का मतलब परकीर्णन में भी हम आपतन की दिशा से 90 डिग्री पर देखें तो प्राप्त प्रकाश कैसा मिलेगा? समतल ध्रुवित मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में
रूपांतरित करने की विधियां, है ना सर। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बच रहा है, जिसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव, है ना सर। तो एक चीज अब अपने को और करनी है। डॉपलर प्रभाव में पहले लिख दे टॉपिक, डॉपलर प्रभाव, है ना। अब सब डॉपलर प्रभाव तरंगों का गुण है जो ध्वनि तथा प्रकाश के तरंग स्वरूप में प्रेक्षित होता है ना। ध्वनि में तो प्रेक्षित होता है, ध्वनि तो तरंग ही है। और ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि तो तरंग है, उसमें तो डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता ही है। लेकिन प्रकाश में एक हमारे पास चांस है कि प्रकाश कण के रूप में भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा यदि प्रकाश तरंग के स्वरूप में है तो डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी प्रेक्षित होगा। लेकिन ध्वनि व प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में पूर्णतः समानता नहीं है। ध्वनि में अपन डॉपलर प्रभाव 11 में पढ़ते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव यहां पढ़ रहे हैं। तो ध्वनि व प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पूर्णतः समान नहीं है। कैसे नहीं? अब ध्यान से सुनना आप। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, अब पहले ध्वनि की बात कर लें। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन गतिमान है, श्रोता गतिमान है या स्रोत गतिमान है। यही नहीं, स्रोत या यूं कहते हैं श्रोता और स्रोत एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत या ध्वनि की चाल के विपरीत गति कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से समझना। मैं कहना चाहता हूं कि ध्वनि और प्रकाश के तरंग स्वरूप में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता है, क्योंकि डॉपलर प्रभाव तरंगों का गुण है। क्लियर? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको बात को ध्यान से समझे। ध्वनि में और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पूर्णतः समान नहीं है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव में तो बहुत आफत है ना। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव श्रोता व स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से गतिमान कौन है, श्रोता गतिमान है या स्रोत गतिमान है। इसके अलावा दोनों पास आ रहे हैं कि दोनों दूर जा रहे हैं, कि दोनों ध्वनि संचरण की दिशा में चल रहे हैं, कि दोनों ध्वनि संचरण के विपरीत चल रहे हैं, या दोनों के मध्य वायु गतिमान है। तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव तो बड़ा टिपिकल है। वो तो एवरी इंडिविजुअल की गति पर भी डिपेंड करता है। एवरी इंडिविजुअल की गति का मतलब श्रोता की गति पर भी डिपेंड करता है और स्रोत की गति पर भी डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए वहां एवरी इंडिविजुअल यानी एक अकेले का केस लेना पड़ता है कि गतिमान कौन है, श्रोता या स्रोत या दोनों। तो वहां ये कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ध्वनि की चाल बहुत अधिक नहीं है। अब बात करें हम प्रकाश में। प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, इसलिए प्रकाश में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दोनों में से कौन गतिमान है, क्योंकि श्रोता यानी अब प्रेक्षक बोल दें, है ना। तो प्रेक्षक और स्रोत दोनों की चालें प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य है। इसलिए जब आप प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की बात करोगे तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में दो ही केस होंगे, प्रेक्षक और स्रोत समीप आ रहे हैं और प्रेक्षक स्रोत दूर जा रहे हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक है। तो अकेले प्रेक्षक या अकेले स्रोत की गति से प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सब ध्वनि में तो ध्वनि की चाल कम होने के कारण वहां पर आपेक्षिक गति के साथ साथ एवरी इंडिविजुअल हर अकेले की गति पर भी डॉपलर प्रभाव डिपेंड करता है। लेकिन प्रकाश का वेग बहुत अधिक है या प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, इससे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव
केवल दोनों के बीच आपेक्षिक गति पर ही निर्भर करता है। मतलब दो ही केस हैं, प्रेक्षक और स्रोत समीप आ रहे हैं, प्रेक्षक और स्रोत दूर जा रहे हैं। ठीक है साहब, अब आ जाओ सब। जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक समीप आते हैं तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई तरंग दे रहे घटी, भाई तरंग दे रहे और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के समीप आते हैं तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई वह तरंग दे रहे घटी हुई, अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखा बैंगनी रंग की ओर, तरंग दे रहे घटी हुई तो बैंगनी रंग की तरफ है ना, और तरंग दे रहे बढ़ी हुई तो लाल रंग की तरफ। लाल रंग की तरंग दे रहे 7800 एंगस्ट्रॉम है, ये रेड और ये वायलेट। तो तरंग दे रहे बढ़ेगी तो आप लाल रंग की तरफ जा रहे हो, और तरंग दे रहे घटेगी तो आप बैंगनी रंग की तरफ जा रहे हो। तो मैंने यूं कहा सीधा सीधा कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के समीप आते हैं तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई अर्थात तरंग दे रहे घटी हुई, यानी स्पेक्ट्रमी रेखा बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? इसके विपरीत जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे से दूर जाते हैं तो प्रेक्षक को आवृत्ति घटी हुई व तरंग दे रहे बढ़ी हुई, मतलब स्पेक्ट्रमी रेखा लाल रंग की ओर विस्थापित होती हुई दिखाई देती है या प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर विस्थापन, क्योंकि तरंग देरी बढ़ रही है घट रही है, या डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें तो जो प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति या प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को दिखाई देने वाले आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में उत्पन्न आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, है ना। ये सब आभासी परिवर्तन प्रेक्षक को दिखाई देंगे। अब इसकी सब व्याख्या, तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से करते हैं। आइंस्टीन के अलावा और कोई सिद्धांत इसमें काम नहीं करता। तो एक इक्वेशन आपको डायरेक्ट ही मिलेगी। तो सब प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से करते हैं। अब डायरेक्ट केस ले रहे हैं, है ना। प्रकाश स्रोत की वास्तविक आवृत्ति न्यू है, यह अपन ने वास्तविक आवृत्ति मान ली न्यू है, तो वास्तविक तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगी, है ना। अब केस ले रहा हूं, तथा प्रेक्षक व प्रकाश स्रोत एक दूसरे के समीप आपेक्षिक वेग v से आ रहे हैं। दोनों किस वेग v से आपेक्षिक वेग से समीप आ रहे हैं? वेग v से समीप आ रहे हैं। तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार दिखाई देने वाली अप्रेक्षित आभासी आवृत्ति 1 + v/c, c प्रकाश की चाल है, एंड 1 - v/c इनटू न्यू। अब एक बार पहले ध्यान से सुन लो, केस इसमें कंसीडर कर लिया गया है ना। मैंने कह दिया प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति न्यू है, क्लियर। प्रेक्षक व प्रकाश स्रोत, प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति में प्रेक्षक बोल गया शायद, प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति न्यू है। यदि प्रेक्षक व स्रोत आपेक्षिक वेग कैपिटल V से एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो समीप आ रहे हैं ये केस मैंने कंसीडर कर लिया है। समीप आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं, ये कंसीडर कर लिया, है ना।
तो प्रेक्षित आभासी आवृत्ति न्यू डैश, तो ये आभासी है। अब देखो हम जानते हैं पास आने पर आवृत्ति बढ़ेगी, तो न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू। अब आप भी देखो, हिंट ध्यान रखो, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आप ध्यान रखें ऊपर प्लस ले लें, नीचे माइनस ले लें। अगर उल्टा करते हैं, जो दूर जा रहे हैं, तो इसको उल्टा कर लेना है ना। चलो सब, न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन सी की पावर 1/2 एंड 1 माइनस v अपॉन सी की पावर -1/2 इंटू न्यू, है ना। द्विपद प्रमेय से खोल दें सब, द्विपद प्रमेय से, है ना। द्विपद प्रमेय से खोलो, बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस nx, n यानी 2, x की जगह v अपॉन सी है, c प्रकाश की चाल है, v दोनों के मध्य आपेक्षिक चाल है ना, v अपॉन सी डैश डैश। इसी प्रकार यहां पर n1 प्लस, अब देखो माइनस, अब ये 1/2 आ जाएगा, ये भी माइनस का ही है, और x की जगह v अपॉन सी डैश डैश, है ना, यानी न्यू। अब ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, तो एक बार लिख देता हूं और मैं, ये 1 प्लस v अपॉन 2c, और ये भी माइनस माइनस 1 प्लस v अपॉन 2c इंटू न्यू। न्यू डैश बराबर इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 1 दोनों के गुणे का दुगना, यानी v अपॉन सी प्लस v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर इंटू न्यू। अब देखो, क्योंकि v मच लेस देन c, इसलिए v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर को अपन क्या मान ले, नेग्लिजिबल मान ले। इस पार्ट को अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया, है ना। अब नेग्लिजिबल मान लिया तो अपने पास क्या बचा, आभासी आवृत्ति न्यू 1 प्लस v अपॉन सी इंटू न्यू। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसको अवॉइड कर दिया गया अपन ने, इसको अवॉइड कर दिया ना, बाकी उतार ही दिया, है ना। तरंग दैर्ध्य में विस्थापन दिखाएंगे, इसलिए मैं इसको रोक देता हूं। अभी देखो आवृत्ति में विस्थापन देखना है, तो न्यू माइनस न्यू डैश, है ना, इज इक्वल टू प्लस v अपॉन सी इंटू न्यू, यानी डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस v अपॉन सी इंटू न्यू। अब देखो यहां पर पास आने से आवृत्ति बढ़ रही है ना, तो हम जानते हैं न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू है, तो अंतर धनात्मक आएगा। तो आवृत्ति में अगर धन चिन्ह आ जाए, आवृत्ति में धन चिन्ह आते समझ जाना दोनों समीप आ रहे हैं, है ना। अब इसको सब अपन डॉपलर के विस्थापन के नियम में बदले, यानी तरंग दैर्ध्य का विस्थापन बताएं। जैसे अपन कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा पास आने पर आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगी, स्पेक्ट्रमी रेखा बैंगनी रंग की तरफ बढ़ेगी। दूर जाने पर आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, मतलब स्पेक्ट्रमी रेखा लाल रंग की तरफ जाएगी। तो उस तरह से ना, अब सब यदि वास्तविक व आभासी तरंग दैर्ध्य क्रमशः लैम्डा व लैम्डा डैश हो, तो है ना, वास्तविक आवृत्ति को लैम्डा बोल दिया और आभासी आवृत्ति को लैम्डा डैश। तो न्यू डैश की जगह तो लिखोगे आप सी अपॉन लैम्डा डैश, व न्यू की जगह आप लिखोगे सी अपॉन लैम्डा। एक में रख दो, एक से, है ना। अब तरंग दैर्ध्य विस्थापन दिखाऊंगा मैं आपको। सी अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी, और न्यू की जगह लिख देता हूं मैं सी अपॉन लैम्डा। ये सी से सी कट गया। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है
इसको अरेंज करने का, है ना, क्योंकि आपको डॉपलर विस्थापन दिखाना है। ये उधर शिफ्ट कर लिया आपने, लैम्डा डैश को उधर ले गए, तो ये हो गया 1 प्लस v/c होल पावर -1। ये ध्यान रखना आप कि लैम्डा अपने को चाहिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि आभासी तरंग दे रहे माइनस वास्तविक तरंग दे रहे। अगर भाई वास्तविक तरंग दे रहे तो अपने को पता है, क्योंकि प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित प्रकाश है वो तो रंग से पता पड़ जाएगा वास्तविक तरंग दे रहे क्या है ना। तो हमें फॉर्मूला लाना है वास्तविक तरंग दे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। इससे ये चेंज करना जरूरी है, लैम्डा डैश उधर ले जाना जरूरी है। अब देखो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, है ना साहब। अब द्विपद प्रमेय से देखिए आप, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा 1 प्लस n की जगह -1, x की जगह v/c। अब यहां देखिएगा आप गौर करके, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, ये 1 में इधर ले आया, इज इक्वल टू -v/c, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू -v/c, या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -v/c इंटू लैम्डा, है ना। अब अगर मान लो ऐसा नहीं करते आप, यहां पर इस जगह ये टर्निंग पॉइंट है, अगर इस जगह ऐसा नहीं करते तो इधर लैम्डा डैश आ जाता, लैम्डा डैश तो आभासी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में लैम्डा ही लाना है, इसलिए इस लैम्डा डैश को उधर शिफ्ट करना है, बस ये ध्यान। अगर आपने ऐसा शिफ्टिंग नहीं किया और आप यहीं से ये निकालने लगे डॉपलर विस्थापन, है ना, तो यहां से डॉपलर विस्थापन निकालोगे तो चक्कर पड़ेगा। अब देखो ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि लैम्डा डैश छोटा है लैम्डा से। अब देखो यहां ध्यान से, यहां देखो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा है, आभासी, तो आभासी तरंग देरे वास्तविक तरंग देरे से कम होगा, तो इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। तो पास आओगे तो लैम्डा डैश यानी आभासी तरंग देरे और वास्तविक तरंग देरे का अंतर ऋणात्मक आएगा। तो ऋण चिन्ह इस बात को बताता है कि दोनों पास आ रहे हैं। यानी आपको कोई सवाल देता है और ये पूछता है कि पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो आप आभासी आवृत्ति में से, आभासी तरंग देरे में से वास्तविक तरंग देरे घटा देना। अगर ऋण चिन्ह आ रहा है तो आप समझ जाना पास आ रहे हैं, और आभासी तरंग देरे में से वास्तविक तरंग देरे घटाने से प्लस चिन्ह आ जाता है तो आप समझ जाना दूर जाए, क्योंकि जब दोनों दूर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी और तरंग देरे बढ़ेगी, है ना। तो सब आता है डॉपलर विस्थापन, इसे कहते हैं साहब डॉपलर विस्थापन, जो आपके सामने मैंने ऊपर निकाल दिया। डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा क्या है वो आपको सूझ ही रहा, -v/c इंटू लैम्डा। मैं आपको पुनः बता दूं कि यहां पर टर्निंग पॉइंट है, अगर आप ये शिफ्ट नहीं कर पाए तो फिर आपका एंड में आंसर सही नहीं आया, है ना। ये तो केस ले लिया था साहब, दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, है ना। अब साहब यदि कलर चेंज कर लो ना, यदि प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक दूर जा रहे हैं एक दूसरे से ना, अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे से जाएंगे, खैर अकेले दूर जाने का तो कोई मतलब नहीं। प्रेक्षक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो ध्यान रखना डॉपलर विस्थापन में यहां पे माइनस की जगह प्लस चिन्ह आ जाएगा, v/c इंटू लैम्डा। लैम्डा वास्तविक तरंग दे रहे हैं, लैम्डा डैश आभासी तरंग दे रहे हैं। अब बच्चों ये चैप्टर मेरा ख्याल अब कोई टॉपिक रहता नहीं दिखता मुझे, सभी टॉपिक
इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस बात रही एक आध न्यूमेरिकल डॉपलर प्रभाव का और ध्रुवण का, या जो भी कुछ बचता है। तो एक लेक्चर और लग जाएगा इसमें नेक्स्ट। उस नेक्स्ट लेक्चर में अपने को न्यूमेरिकली डालना है ना। तो नेक्स्ट डे आपको जो मिलेगा वह ध्रुवण पर। अब ध्रुवण पर जैसे कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल भी ले लेंगे, थ्योरी वाले भी ले लेंगे, छोटे छोटे थ्योरी वाले। तो छोटे छोटे में आप जानते हो सीखने को ज़्यादा मिलता है, टाइम भी कम लगता है ना। तो थ्योरिटिकल जो कुछ ऐसी बातें होंगी जो थ्योरी में हम नहीं सुना पाए, नहीं बता पाए, वो सामने नहीं आ पाई, तो अपन छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेके उनके बारे में कर लेंगे। डॉपलर प्रभाव का तो एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, है ना। बाकी ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब इसमें कुछ बचता दिखता नहीं है ना। फिर जो भी होगा, मैं अभी तो इस एपिसोड का तो टाइम कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट में मैं उसको कंसीडर कर लूँगा और जो भी होगा आपको नेक्स्ट में करके दिखा दो। पर मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्लियर है। फिर अगर आपको कोई विशेष टॉपिक चाहिए, वैसे अब टॉपिक बचता ही नहीं, आपको चाहिए कौन सा, है ना। क्योंकि मैंने ध्रुवण में भी तो जैसे निकोल प्रिज्म भी करवा दिया कंप्लीट, पोलरॉइड भी कंप्लीट करा दिया। पोलरॉइड में 2 विधियों में से एक विधि बताई दी बनाने की, है ना। अब इसमें ध्रुवण में कुछ नहीं बचता, विवर्तन में सभी ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर कर ली गई। विवर्तन के तो न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए। तो अब व्यतिकरण में पर्याप्त अपन ने 2 दिन न्यूमेरिकल को ही दिया है, किताब के भी कर लिए, अतिरिक्त भी कर लिए ना। तो बस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट डे आपको एक लेक्चर और लगेगा न्यूमेरिकल का, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज है। थ्योरेटिकल तो आज ही क्लोज है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।